हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग वेल। और जो लास्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था वो आप कंप्लीट पढ़कर आए होंगे। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। यहाँ से हमारा पॉलिटी जो सब्जेक्ट है आपका, उसका कोर आपको समझ में आएगा। पॉलिटी एग्जैक्टली होता क्या है, उसका पूरा कोर हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। तो आज का हमारा है अपनी क्लास 6 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 10। ठीक है। चैप्टर 10 आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1, जो कि गवर्नेंस आपका चैप्टर है। ये थीम डी का सेकंड चैप्टर है। आई होप आपको पता होगा, थीम डी में हम एक चैप्टर पहले भी कर चुके हैं। और उसके अलावा गवर्नेंस का मतलब होता है बच्चों शासन। ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है आपका जनतंत्र, जनता का तंत्र, जो जनता से बना हुआ हो। और ग्रास रूट आपका बिल्कुल बेसिक लेवल से जो हम शुरू करने वाले हैं उसको हम ग्रास रूट बोल देते हैं लेमन टर्म्स में। ठीक है। शुरू करें। राजनम धर्म गोप्रात्रम धर्मो रक्षति रक्षितः। मतलब द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्म। मतलब रूलर का कर्तव्य होता है कि वो धर्म की रक्षा करे। एंड द धर्म प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्टेड। और धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। ठीक है। ये महाभारत में बोली गई एक लाइन है। आई होप आपको समझ में आई होगी। मतलब एक राजा का कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना, और इसके बदले में धर्म उस राजा की, यानी जो भी धर्म की रक्षा कर रहा होता है वो उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड। देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस। बिना न्याय के कोई भी पीस, शांति नहीं मिलती। ठीक है। नो जस्टिस विदाउट इक्वलिटी। बिना समानता के कोई जस्टिस नहीं मिलता। नो इक्वलिटी विदाउट डेवलपमेंट। अब विकास के बिना कोई भी इक्वलिटी नहीं मिलती। नो डेमोक्रेसी विदाउट respect to the identity, dignity of culture and people। जब तक हम किसी की आइडेंटिटी, डिग्निटी, कल्चर और लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक डेमोक्रेसी भी नहीं मिलेगी। ठीक है। चलिए, अब हम शुरू करें अपना चैप्टर। तो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या समझ लेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें पता चल जाएगा कि भाई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जो कि ये पूरा टॉपिक चैप्टर ही जिस पे बेस्ड है। शासन होता क्या है, हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये गवर्नेंस होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन गवर्न करता है, इसके बारे में हमें सारी बेसिक डिटेल पता चल जाएगी। सेकंड है, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट यानी सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या बिना सरकार के हम काम नहीं कर सकते, या फिर हमारा काम बिना सरकार के चल ही नहीं पाएगा, इसीलिए हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, और डेमोक्रेसी इतनी जरूरी क्यों है। क्लियर है। तो पहले हम गवर्नेंस के बारे में जानेंगे, फिर गवर्नमेंट, दोनों अलग अलग। गवर्नेंस मतलब शासन करना, और गवर्नमेंट मतलब सरकार जो शासन कर रही होती है वो। और डेमोक्रेसी, ठीक है, जो कि जनतंत्र होता है, लोकतंत्र जिसे बोलते हैं। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और ये जरूरी क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हमें पढ़ने होंगे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक तो हाउस होगा। जैसे अक्सर अगर आपने टीवी देखा होगा, कहीं पर डिबेट चल रही होगी पार्लियामेंट में, तो आपको वहां पर लोअर हाउस, अपर हाउस सुनने को मिल जाता है। तो वो हाउस क्या होता है। हाउस क्या होता है बच्चों, एक असेंबली होती है जहां पर लोग बैठे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, लॉज को डिस्कस कर रहे होते हैं। उनको पास किया जाता है, उनको डिस्कस किया जाता है। उसे हम क्या बोल देते हैं, हाउस। ठीक है। उस असेंबली को हम क्या बोल देते हैं, हाउस बोल देते हैं। अब नॉमिनल का मतलब क्या होता है। देखो, हिंदी में इसको बेसिकली मतलब समझ लीजिए, सिर्फ नाम के लिए जो होता है उसे हम नॉमिनल बोल देते हैं। जैसे इन नेम ओनली, जिसका मतलब है इन आर केस, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट आर नॉट एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड।
ये लोगों को एग्जीक्यूटिव हेड बोला तो जाता है, लेकिन एक्चुअली ये एग्जीक्यूटिव हेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे बिहाफ में ये डिसीजंस नहीं ले रहे होते। हमारे बिहाफ में जो एक्चुअल डिसीजंस ले रहे होते हैं वो होते हैं हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन फाइनल सिग्नेचर इनके जरूर होते हैं, लेकिन डायरेक्ट और गाइड इन्हें वो लोग करते हैं जिन्हें हमने रिप्रेजेंट करके भेजा होता है। तो इसीलिए ये लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर। ठीक है? they do have actual they do have certain powers under special circumstances। मतलब इनके पास कुछ स्पेशल पावर होती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस, कुछ स्पेशल इंसिडेंट हुआ तभी। बट नॉर्मली डू नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन नॉर्मली ये जो भी सेंटर काम कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज फॉर लॉन्ग। अब आपको पता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं काफी समय से एक कम्युनिटी में रह रहे हैं। काफी सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, और फिर धीरे 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 एक सोसाइटी जैसी फॉर्म हो जाती है। जब सोसाइटी फॉर्म होती है तो आपको नहीं लगता उसमें काफी सारे लोग, अलग अलग थॉट्स रखने वाले लोग होंगे, काफी आइडियोलॉजीज अलग अलग होंगी। कुछ बातों पे कुछ लोग एग्री करेंगे, लेकिन कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आपकी, मान लीजिए सिंपल सी आपकी क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और किसी को बोला कि चलिए एक काम करते हैं, आज सबको जूस मिलेगा, बट सबको ऑरेंज जूस ही मिलेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, नहीं नहीं उन्हें मैंगो जूस ज्यादा पसंद होगा इंस्टेड ऑफ ऑरेंज जूस। राइट? तो ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें ऑरेंज जूस इतना ही गंदा लगता होगा कि वो पियेंगे ही नहीं, वो कह देंगे नहीं मुझे तो ऑरेंज जूस बिल्कुल ही नहीं पसंद और मैं तो पीऊंगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे लोगों को, या फिर कुछ एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट मैनेज करने के लिए सोसाइटी में जो डिसऑर्डर ना हो, सोसाइटी में एक रूल बना रहे, में ऑर्डर मेंटेन रहे, हार्मनी बनी रहे, इसीलिए सारे जितने भी हमने रूल्स रेगुलेशंस और लॉज बनाने की कोशिश की है, ताकि पूरी सोसाइटी एक मेंटेन्ड ऑर्डर में वर्क करे रहे, पूरी सोसाइटी में एक हार्मनी बनी रहे। ठीक है? और सबके लिए ना अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर एक क्लास में, एक स्कूल में एक स्टूडेंट है तो उसके अलग रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ही शुड बी प्रॉपर वेल ड्रेस, उसके साथ साथ अपनी सारी बुक्स, कॉपीज, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ही और शी मस्ट विल बिहेव विथ योर टीचर्स गुड, टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उससे अच्छी अच्छी चीजें सीखना चाहिए। ये उसके रूल्स हो सकते हैं। लेकिन टीचर के कुछ अलग रूल्स देखने को मिलेंगे कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को अच्छी चीजें पढ़ाना, सेफ रखना, उन्हें अच्छी चीजें सिखाना, गाइड करना, प्रॉपर से सिलेबस कंप्लीट करवाना, कुछ नए आइडियाज, थॉट, बायोग्राफीज, कुछ ऐसी नई नई वैल्यूज ऐड करते रहना उनकी लाइफ में। ठीक है? तो ऐसी चीजें टीचर की ड्यूटीज या रूल्स, या फिर कुछ ऐसे रूल्स भी हो सकते हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं कुछ ड्राइवर के रूल्स। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर लेन में चलना है, रैश ड्राइव नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव नहीं करना है। ठीक है? तो ऐसे रूल्स आपके होते हैं। आपका व्हीकल प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, पॉल्यूशन या फिर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसे ही एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स रूल भी होते हैं, मतलब जो काम कर रहा होता है वर्कर उसके, और जिसने काम पे रखा होता है उसके। ऐसे ही उनके भी रूल्स होते हैं कि उनसे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी तो आपको उनको देनी ही पड़ेगी। ऐसे ही एम्प्लॉयर के भी कुछ रूल हो सकते हैं कि पर्टिकुलर, अगर आप वो किसी को हायर कर रहा है तो एक सर्टेन बजट ही है उसका, इससे ऊपर वो हायर नहीं कर सकता, या फिर एक तरीके से उसे बिहेव करना पड़ेगा। ऐसे सभी के लिए ना समाज में, अब ये मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ कि अब आप भी अपने आसपास देखेंगे कौन कौन क्या क्या रूल्स फॉलो करता है। एटलीस्ट टू टू रूल्स आपको सभी के लिए, जैसे आपके फादर भी होंगे या फिर कोई और घर में काम करने वाला होगा, बाहर काम करने वाले लोग होंगे, वो क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, क्या क्या वो ड्यूटीज निभाते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी लेकर या पता कर कर आना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है?
वॉट वुड हैपन इफ नो वन फॉलोड दीज रूल्स। मतलब अब सिंपल सी बात है, अब मान लीजिए कोई ये रूल्स फॉलो नहीं करता, मान लीजिए मैंने कह दिया कि मैं रूल्स फॉलो नहीं करता, तो सोसाइटी ना फंक्शन नहीं कर पाएगी। सोसाइटी जो है वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन। मतलब कि सभी अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, मान लीजिए ये एक रोड है और ये कुछ गाड़ियां, अब आपको पता है कि आपको लेन किस लेन में चलना है, ठीक है, लेकिन वो रूल्स नहीं फॉलो करते, तो क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मे बी वो खुद को इंजर्ड कर ले या सामने वाले को इंजर्ड कर दे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे सोसाइटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए रूल्स या ड्यूटीज को निभाना या रूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हु मेक्स रूल्स एंड व्हाई। इस चैप्टर के अंत होते होते आपको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर ऐसे पता चल जाएंगे, मतलब बहुत ही क्लियर हो जाएंगे कि रूल्स बनाता कौन है। भाई किसने अथॉरिटी दी किसी को कि मेरे लिए बैठ के रूल बनाए? मैं तो कोई रूल फॉलो नहीं करता। बट इसका वाय का कारण कि अच्छा तुम इसलिए रूल बना रहे हो। अब ऐसे कौन से रूल्स हैं, कौन बनाता है रूल्स और क्यों बनाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। और हाउ आर दे मेड, भाई ये बनते कैसे हैं। मतलब क्या क्या तरीका होता है कि मेरा मन किया कि आज से कोई भी सुबह 7 बजे नहीं उठेगा, तो ये रूल हो गया, या फिर ऐसे ही मैंने बना दिया। अच्छा, या फिर मेरा मन किया कि मैंने कल लिख के दे दिया कि ये रूल है कि सबको कल से 4 बजे उठना पड़ेगा। अरे समवन मे वेक अप एट 4 AM और समवन मे बी नॉट। तो क्या बनते कैसे हैं रूल्स, मतलब इनको बनाने का तरीका क्या होता है कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, सभी लोग अच्छे से ओबे कर पाए, समझ पाए और उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, ऑर्गेनाइजेशन, organizing the society's life with a different set of rules and ensuring they are followed is called governance। मतलब एक कुछ चीजों पर डिसीजंस लेना, ऑर्गेनाइज करना या फिर कुछ डिफरेंट रूल सेट करना, एंश्योर करना कि वो फॉलो हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं। यहाँ पर जितना भी वर्क हो रहा है उस पर कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सोसाइटी की लाइफ को, इंश्योर किया जा रहा है कि उन्हें फॉलो किया जा रहा है जो भी रूल्स बनाए गए हैं, तो उसे क्या बोल दिया हमने, गवर्नेंस बोल दिया। अब कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे जो कि ये मेक श्योर करेंगे कि वो रूल्स बनाए जा रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि वो फॉलो किए जा रहे हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, गवर्नमेंट यानी सरकार। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। ऐसे रूल्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स सेट किए जा रहे हैं और फॉलो करवाया जा रहा है, उसे हम बोल रहे हैं गवर्नेंस। लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और सिस्टम दैट मेक रूल्स, और एक सिस्टम है जो कि रूल्स बनाता है और इंश्योर करता है कि वो फॉलोवर है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी सरकार बोलते हैं। ठीक है, और कुछ रूल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन्हें लॉज बोल दिया जाता है। ठीक है, रूल्स ब्रेक करने पर मे बी आपको सजा नहीं हो, यानी पनिशमेंट नहीं मिले, लेकिन जब भी आप लॉ ब्रेक करते हैं विच मीन्स आपने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ब्रेक किए हैं, तो दे मे बी पनिशेबल। पनिशेबल के समय में आपको बिहाइंड द बार किया जा सकता है या फिर आप पर फाइन लगाया जा सकता है। जैसे बेसिक सा एग्जांपल, ट्रैफिक लॉज अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ा, तो वो आप पे फाइन भी लगा सकता है, आपकी गाड़ी भी सीज कर सकता है, मे बी अगर कुछ और ऑफेंस करते हैं तो वो आपको जेल भी करवा सकता है। क्लियर है इतना। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक साइंस लगे हुए हैं, सभी लोग एक तरीके से वॉक कर रहे हैं, ट्रैफिक भी एक लेन में जा रहा है, तो ये रूल्स फॉलो करने की वजह से हार्मनी बनी हुई है। लेकिन अगर यहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं होते, नो ट्रैफिक सिग्नल्स, तो सभी लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मे बी ये लेडी बीच रोड पे खड़ी हुई है, ठीक है, और ये अंकल भी, और ये सब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल सिंपल चीज है। जैसे यहाँ पर
डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, जैसे यहाँ पर रोड्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन्स रन कर रही हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के लोग जहाँ पर डिजास्टर आया हुआ है बचाने के लिए है। आपको एनडीआरएफ मैं बता चुका हूँ इन्हीं क्लासेस में, और एसडीआरएफ भी, ठीक है, और डीडीआरएफ भी होता है, ये भी मैं बता दूंगा। फिर ये ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पर आपके जो भी जुडिशियल कस्टडी या जुडिशियल रिलेटेड मामले होते हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं। एक क्लासरूम का हम देख पा रहे हैं इमेज, जहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पोस्टमैन की ड्यूटी करते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर बैंक या पोस्ट ऑफिस का हम पिक्चर देख पा रहे हैं। तो आपने देखा कितने सारे लोग कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है बिना सेट ऑफ रूल्स, बिना सेट ऑफ लॉज के ये सब लोग बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं? क्लियर है? फिर उसके बाद आते हैं थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बच्चों तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर विच मीन्स एल से, एल याद रखिएगा, लॉ बनाने वाले। एग्जीक्यूटिव उन्हें एग्जीक्यूट करवाने वाले, यानी उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने वाले, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब जस्टिस देने वाले, ठीक है। समझ में आ रहा है? इनके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आप याद कर लेंगे, क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एक बार और बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, टिक के सुनते नहीं रहेंगे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एक बार और, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जो कि पूरी गवर्नमेंट को फंक्शन करने में, लॉ बनाने से लेकर इम्प्लीमेंट करने तक सब जगह वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेजिस्लेचर क्या होता है? द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक न्यू लॉज। लेजिस्लेचर वो होते हैं जो न्यू लॉज बनाते हैं और लेजिस्लेट करते हैं। समटाइम्स इट ऑल्सो अपडेट्स और रिमूव्स एग्जिस्टिंग लॉ। और कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, जो पुराने लॉ हो गए हैं, मे बी वो नए समय के हिसाब से फिट नहीं हो रहे हो, तो या तो उन्हें अपडेट करते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये एक असेंबली करती है जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होती है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कौन होते हैं? आपके एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आप चुन के भेजते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप वोट करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट्स द लॉ। वो लोग होते हैं जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इंक्लूड हेड ऑफ द स्टेट, हु मे बी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन कौन? या तो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, or the minister and any agency responsible for enforcing the law। या फिर कोई भी एक एजेंसी हो सकती है जो कि वो लॉ एनफोर्स करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फिर उसके बाद आते हैं जुडिशरी पे। द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। जुडिशरी क्या होता है? कोर्ट्स का सिस्टम होता है, हु डिसाइड समथिंग हैज ब्रोकन, समवन हैज ब्रोकन द लॉ, इफ सो what course of action should be taken including punishment if necessary। मतलब किसी ने अगर लॉ तोड़ा है तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, या फिर क्या पनिशमेंट दी जाना चाहिए, अगर नेसेसरी है पनिशमेंट देना तो वो क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। और कभी कभी एग्जामिन भी करती है, कोई एक डिसीजन जो दिया गया है या फिर एग्जीक्यूटिव ने जो काम किया है उसे एग्जामिन भी करती है कि वो सही है, या जो लॉ उन्होंने पास किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। द लेजिस्लेचर इज व्हेन कंसीव्ड एंड फेयर टू ऑल। जो भी उन्होंने लॉ बनाया है वो सही होना चाहिए और सभी के लिए बराबर इक्वली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, मतलब सभी के लिए सही होना चाहिए। तो क्या ऐसा लॉ ही बनाया उन्होंने, कुछ और अलग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी है, या पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को, वो पर्सनल बेनिफिट तो नहीं दे रहे हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब देखो, एक सिंपल सी स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको, उसको सुनेंगे और देखेंगे कि ये तीनों एजेंसीज कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, देखो पहले पुराने जमाने में क्या होता था बच्चों, कि हम लोग जो पैसे भेजा करते थे ना, वो मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजा जाता था। पोस्ट ऑफिस में जाके मनी ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू एक दूसरे को पैसे भेजे जाते थे। लेकिन आज से लगभग 30 साल पहले नए रिवॉल्यूशन आए डिजिटल करेंसी या डिजिटल मनी का, मतलब आप तुरंत फोन पे पेटीएम करके अब पैसे भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ना साइबर क्राइम के खतरे काफी बढ़ गए हैं। साइबर क्राइम वो क्राइम होते हैं जो कि साइबर यानी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जो भेजी जा रही है, या आप लैपटॉप मोबाइल का फोन करके यूज करके जो काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्राइम्स को हम साइबर क्राइम्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड काफी सारी धोखाधड़ियां बढ़ गई हैं। अब क्या है, कोई भी कहीं भी बड़ी दूर बैठे होकर भी अपने फोन या लैपटॉप पर बैठकर भी कोई भी इलीगल एक्टिविटी या साइबर क्राइम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट के पास पहले तो लॉज नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, नए लॉज इंप्लीमेंट शुरू बनाने शुरू किए। तो यहाँ पर कौन वर्क कर रहा है, लेजिस्लेटिव, क्योंकि साइबर क्राइम से रिलेटेड हमारे पास लॉज थे ही नहीं आज से 30 साल पहले। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइबर क्राइम या आईटी जो लॉ 2000 आया था, तब हमने देखा अपडेट आया, फिर उसके बाद हम लगातार उन्हें अपडेट करते रहे। तो लगातार पहले हमने लॉ बनाया, जैसे लेजिस्लेचर फंक्शन में आया लॉ बनाने के लिए, फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आया, क्योंकि जो लॉ बनाया है उसे इम्प्लीमेंट भी तो करना है। ये जो साइबर क्रिमिनलिटीज हो रही हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, उन्हें रोकना भी तो है। फिर उसके बाद मान लीजिए किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया, तो उसे पकड़ कर उसे पनिशमेंट भी तो दिलानी है। तो उसे पनिश भी किया किसने, जुडिशरी ने, कि आपने लॉ ब्रेक किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी के पैसे नहीं चुराने चाहिए थे, तो उसके लिए उन्होंने पनिश भी किया। तो ऐसे देखा आपने इस स्टोरी में कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पे। बच्चों, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? ये तीनों जो बॉडीज है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे। लेकिन सभी सभी का ना पावर क्राइटेरिया और सभी सभी के सब्जेक्ट्स डिसाइडेड हैं, कि आपको लेजिस्लेचर को लॉ बनाने का काम करना है, एग्जीक्यूटिव को उन लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करना है, और जुडिशरी को अगर कोई चीज गलत हो रही है समाज में, तो उन्हें जस्टिस देने का काम करना है। ठीक है, और समटाइम्स ये लोग ना एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करते रहते हैं। चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं, कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ये चेक करते रहते हैं, लेजिस्लेचर एक दूसरे का ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये चेक करते रहते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को ऐसे चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं। तो आज का हम यही लास्ट रखेंगे, तब तक आप रिवाइज करके आएंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इन अ गुड गवर्नेंस सिस्टम, इन अ गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, दीज थ्री ऑर्गन मस्ट कीप सेपरेटेड, मतलब इन्हें अलग अलग रखा जाता है। ऑल दो दे इंटरेक्ट, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, विथ ईच अदर वर्क टुगेदर, इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ इंटरेक्ट करके काम करते हैं। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। तो यही जो सेपरेशन है उसे क्या बोल देते हैं, हम सेपरेशन ऑफ पावर बोल देते हैं। इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम टू चेक एंड बैलेंस। अब ऐसा क्यों किया गया, क्यों, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस, कि सामने वाला ठीक काम कर रहा है कि नहीं, ऐसे एक दूसरे को चेक करते रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा, कोई भी एक उभर के ऐसे नहीं आएगा, डिक्टेटरशिप नहीं आ पाएगी। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट द अदर इज डूइंग। अब इसका मतलब क्या है, हर एक ऑर्गन गवर्नमेंट का चेक कर सकता है कि दूसरा क्या कर रहा है, एंड रिस्टोर बैलेंस इफ वन ऑर्गन एक्स बियॉन्ड इट एक्सपेक्टेड रोल। और रिस्टोर कर सकता है कि अगर कोई एक जो भी ऑर्गन है वो बियॉन्ड इज एक्सपेक्टेड रोल, मतलब अपने रोल से आगे बढ़कर काम कर रहा है, तो उसे रिस्टोर भी कर सकता है, कि भाई तुम्हें यहीं तक काम करना है, ये उसे बता भी सकता है। ठीक है, समझ में आया?
चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम करते हैं ओवर। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 आपके सोशल साइंस का, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1, जिसका टॉपिक का नाम था गवर्नेंस। ठीक है। फिर उसके बाद हमने दो इम्पोर्टेंट बातें जानी। फिर उसके बाद आए हम इस टॉपिक के बड़े क्वेश्चन पे कि हमने इसमें गवर्नेंस, गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने हाउस और नॉमिनल का मतलब समझा। हाउस वो असेंबली होती है जहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं और पास कर दिए जाते हैं। नॉमिनल का मतलब हमने सिंपली समझा था सिर्फ नाम के लिए, जिसका मतलब होता है प्रेसिडेंट, गवर्नर जैसे हमें देखने को मिलते हैं, उनके पास एग्जैक्टली वो पावर नहीं होती, वो सिर्फ नाम के लिए बैठे हुए हैं, एक्चुअल हेड नहीं है एग्जीक्यूटिव के। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन में जाना कि इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, साथ रह रही हैं, डिसएग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा, साथ रहना है, हार्मनी कैसे मेंटेन की जा सकती है। तो हमने रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जाना। फिर उसके बाद जाना कि सबके लिए मे बी अलग अलग रूल्स हो सकते हैं जो सबको फॉलो करने हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ने की कोशिश की कि अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता है तो क्या होता है। तो जो हमारा सोसाइटी इतने अच्छे जैसे फंक्शन कर रही है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। अब फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था ना, हु मेक्स द रूल्स एंड व्हाई। तो ये रूल्स कौन बनाता है और क्यों बनाता है, इसका सवाल का जवाब आई थिंक अब तक आपको मिल गया होगा। कौन बनाता है रूल्स? लेजिस्लेचर बनाता है, लॉज बनाता है। ठीक है। और क्यों बनाता है? ताकि सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे, एक अच्छे तरीके से सोसाइटी वर्क करती रहे। हाउ दे मेड, इसके बारे में भी हमने जाना है कि रूल्स कैसे बनाए जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है। एक स्टोरी के थ्रू मैंने आपको बताया था ना कि कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद हमने जाना कि गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, लॉज क्या होते हैं। इनके बारे में पढ़ने के बाद हमने दो पिक्चर्स देखी जहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स हमने समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने अलग अलग फंक्शंस देखे, अलग अलग ऑर्गन्स देखे। फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जिसमें रोड डेवलपमेंट, ट्रेन, सिक्योरिटी फोर्सेस, डॉक्टर्स, एनडीआरएफ की टीम, ट्रैफिक पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, टीचर स्टूडेंट, पोस्ट ऑफिस, आपका बैंक के अलग अलग सीन्स देखे जहाँ पर लोग अपना वर्क कर रहे हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज। फिर उसके बाद हमने गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन के बारे में जाना, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जिसमें फिर हमने लेजिस्लेचर के इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े कि वो क्या काम करती है। फिर उसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव के इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े कि एग्जीक्यूटिव क्या वर्क करता है। फिर उसके बाद हमने जुडिशरी के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार और इस टॉपिक को जितना अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ना आगे, आपको उतना इजीली चीज़ें समझ में आएंगी और समझ में आएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं, कैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, गवर्नेंस कैसे वर्क कर रहा है, ये गवर्नमेंट तीनों को मिला के कैसे बनाई जाती है। इन सब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स रहने वाले हैं ये। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पढ़ समझ में आई होंगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग और स्टडी हार्ड। थोड़ा सा एक चीज़ पे मैं ज़रूर फोकस करूँगा अगेन, कि आपको ना सारी चीज़ें जब तक याद रहेंगी जब तक आप उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहेंगे। रिवीजन इज द की। ठीक है। तो जितना कोशिश हो सके एक पर्टिकुलर टाइम रख लीजिए कि भाई मैं दिन में 2 बार रिवाइज करूंगा, एक दोपहर में रिवाइज करूंगा, एक शाम को रिवाइज करूंगा। ठीक है, सोने से पहले। ये 2 रिवीजन रखिए मिनिमम, कम से कम, कि इनमें मैं वो टॉपिक्स उठाया करूंगा जो मैं पढ़ चुका हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो चैप्टर रहने वाला है उसमें से मैं आपको लास्ट जो आपके चैप्टर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो आज का जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका बुद्धा का बर्थ प्लेस रहने वाला है। बुद्धा का बर्थ प्लेस क्या है और उसकी लोकेशन इन मैप, ये चीज आप करके आएंगे। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, बुद्धा का बर्थ प्लेस क्या है, कब पैदा हुए थे, और वो लोकेशन। ठीक है। इतना आपको करके आना है, ये आपका टास्क है। सो कीप रिवाइजिंग एंड बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।